अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अवाम बिजली के बिलों से परेशान हैं, सरापा एहतजाज हैं और निगरान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, जबकि निगरान हुकूमत IMF की तरफ देख रही है। और आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एंकर पर्सन से मुलाकात की है और बिजली के बिलों के मसले पर भी बात की है। जबकि आज जियो न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत ने बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है। 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन इस प्लान से फ़ायदा उठा सकेंगे। बिजली के बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ IMF को दे दी गई है। अगर IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिल एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। बुनियादी टैरिफ में ₹7 का इजाफा वापस लेकर मरहलावार करने पर गौर किया जा रहा है। IMF हुक्काम को निगरान वज़ीर खजाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने की दरख्वास्त की है। हुकूमत बिजली के बिलों में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिश कर रही है। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म ने एंकर पर्सन से मुलाकात में इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए कहा कि नए कानून के बाद हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अदालतें अगर कोई और तशरीह करती हैं तो इसकी पैरवी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टैट्यूटरी पोजीशन पे कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं देती, तो जो लॉ रेक्टिफाई हो चुका हो, साइन हो चुका हो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ द लैंड अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज द वन हु हैज टू डिसाइड। मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बात कर रहा हूँ कि इट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मे बी a section, political section likes it or dislikes it. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation. The matter, मैं तो even ये भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ कि कोर्ट्स उसमें क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है। जब हो जाएंगे हमें पता लग जाएगा, we'll abide by that. ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई पोजीशन ले। हमें लॉ की इस वक्त तक अपनी इंटरप्रिटेशन आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में है। वो जब भी अनाउंस करेंगे, जो हमसे कहेंगे, हम उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। आज निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में मौजूद 2 सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम साफ़ी साहब और आसमा शराजी साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहिबा, ज़ाहिर है निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा मसाइल मिले हैं, पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, IMF का प्रोग्राम है, हाथ भी बंधे हुए हैं, मगर एक और तनकीद हो रही थी कि शायद निगरान हुकूमत को, निगरान वज़ीर ख़जाना को, जो भी वहाँ मौजूद थे, उनको भी मसाइल का इदराक करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, निमटने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपको आज की मुलाकात में ये सेंस था कि हाँ जी, जो मसाइल हैं उसका इदराक भी है, उसको हल करने की कोई पॉलिसी भी नज़र आ रही है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, ये बात तो बिल्कुल कहना दुरुस्त होगा कि अभी सिर्फ 2 हफ्ते इस हुकूमत को आए हैं और जाहिर है कि जिस तरह से सर मुंडाते ही औले पड़ने वाली बात है कि एक तरह से पूरी तरह बिजली का बहरान, फिर बिल जिस तरह से गए, तो वो एक मार्जिन जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अगर कल आप कमेटी की मीटिंग के अंदर वजीर खजाना का स्टेटमेंट देखें या उसके बाद जो आज हेडलाइंस आई और फिर जिस तरह से स्टॉक मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अदराक है कि किस तरह से चीजों को जो है वो लेके चलना है। अब देखिए, जैसे बिजली का ही मामला है, 2 चीजों के ऊपर पॉलिसी हमने सुना था कि आज आ रही है, कल आ रही है, बताएंगे। वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि हमने कम्युनिकेट कर दिया। उन्होंने बहुत फर्म तरीके से कहा कि वी हैव कम्युनिकेटेड, IMF को हमने बता दिया है कि हमें ये चाहिए। अब देखिए, इसके ऊपर अगर आप आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन इस दौरान जैसे कल हड़ताल का ऐलान है या बाकी दीगर चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि पहले इसको एड्रेस करने की जरूरत थी। और यही सवाल उनसे पूछा गया कि लंबी चौड़ी पॉलिसी तो हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो कुछ महीनों के लिए आए हैं और ना ही आपके ऊपर हम ये बर्डन पेश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो जाहिर है कि साबका हुकूमतों के अंदर हुआ है, या जो कुछ भी जिस तरह के भी मामला है। लेकिन सवाल ये है कि बिजली की चोरी को रोकना और अशराफिया को बिजली को के जो फायदे वो ले रहे हैं उससे रोकना, या उस प्रिविलेज क्लास को जो है वो आप एक बराबर लाके खड़ा करना, ये मेरा ख्याल है। और इसके साथ साथ जो 8 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, होने चाहिए, इस पॉलिसी पे अमल दरामद करना, ये मेरा ख्याल है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस पे फौरी तौर पर इमीडिएटली काम होने चाहिए। तो देखिए, बिजली का मसला हो, पेट्रोल का मसला हो, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो इदराक है, खास करके अगर आप वजीर खजाना को देखें, बहुत अच्छी खातून है, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत काबिल खातून है, लेकिन एक एग्रेसिव जो पॉलिसीज होती हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रही। और ना ही ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो और इस बात का मेरा ख्याल है कि निगरान वजीर आजम के तौर पर इदराक है अनवारुल हक काकड़ साहब को कि चीजों को अगर इसी तरह से चलाया गया तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक प्रेशर जो मीडिया के हवाले से उनके ऊपर आया और उन्होंने बार बार इसमें तस्करा भी किया कि मीडिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए,
के हालात क्या हैं, वाकयात क्या हैं, किस तरह के मामलात हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इसका गुस्सा मीडिया के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। जो वेंटिलेशन होनी चाहिए थी, जिस तरह से पाकिस्तान की मौजूदा जो निगरान सेटअप है, इसको एग्रेसिवली इसको एड्रेस करना चाहिए था, वो हमें आज भी उस तरह से नजर नहीं आया। और ये कहा, उन्होंने जरूर कहा कि कमिटमेंट जो है वो अभी देने से वो कासिर है, कोई भी बात ऐसी नहीं कहना चाहते जो कि मीडिया में आ जाए, उसके बाद वो पूरी ना हो तो मसला बन जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इसके साथ साथ पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से एक बिजली के ऊपर माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बिल जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से लॉलेसनेस बढ़ रही है, जिस तरह से हड़तालें हैं, एहतजाज है, एक वेंटिलेशन की जरूरत थी, फौरी इकदाम की जरूरत थी, पॉलिसीज की जरूरत थी, और कम अज कम उसको एड्रेस करने की जरूरत थी। आज भी वजीर आजम इसको एड्रेस कर रहे हैं, वजीर खजाना या जो पावर के जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो इस मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को खुद आना पड़ा आज सहाफियों के सामने कि वो बताएं कि इस वक्त जो है वो मामला क्या है। तो इसका मतलब ये है कि काबीना जो है वो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम का नाम है, और इसको जिस संजीदगी से लेना चाहिए था वो शायद मुझे लगता है कि अभी मुश्किल है इस काबीना के लिए समझना मामला को। और साफ़ साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ज़ाहिर निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर नहीं, हम तारीख का ऐलान करेंगे, और जो फिर उन्होंने स्केड्यूल दिया उसके मुताबिक तो 90 दिन में इंतखाबात तय होंगे। तारीख भी वो अभी नहीं दे रहे हैं, अभी तो सिर्फ हल्का बंदियों की बात की है। मगर आज निगरान वज़ीर आज़म ने फिर ये भी बात कर दी कि अभी तो कानून के साथ है, मगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम उसकी पाबंदी करेंगे, उसकी पासदारी करेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो अभी मूड नज़र आ रहा है और ज़ाहिर पटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, अगर फैसला देती है 90 दिन का, तो ये तवक्को की जा सकती है कि 90 दिन में इंतखाबात हो रहे होंगे। निगरान हुकूमत भी इस हवाले से ताउन करने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन भी ताउन करेगा, जो आपके पास इतलात है, क्या ऐसा है? देखिए, तैयारी तो बात का मामला है कि हुकूमत कितनी तैयार है या नहीं है, लेकिन असल में आज वो एक लीगल पोजीशन जाहिर कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम न एक दिन ज़्यादा गुजारेंगे न कम गुजारेंगे। हमारा बुनियादी काम वो इलेक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन के साथ, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जितना हमारे रीजनल मायारात है उन पे पूरा उतरने वाला फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमने इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। और उन्होंने कहा कि ये जो कयासाराइयाँ हैं कि मुद्दत लंबी हो जाएगी निगरान की या ये हो जाएगा, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमारा एक दिन भी ज़्यादा उससे ठहरने का इरादा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके नज़दीक अभी तक ये मामला जो कानून मंजूर हुआ है पार्लियामेंट से, तो उसकी रूह से ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो कब इलेक्शन कराती है या नहीं कराती है। तो उस पर उनसे फिर सवाल किया गया कि जी इसके तो 2 इंटरप्रिटेशन हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, आईनी तकाजा 90 डेज के अंदर कराने का है, और बाज़ लोग ये कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक चूँकि कानून वही मंजूर हुआ है, तो वो उस इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, वो कानून के पाबंद हैं। हाँ, अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 डेज़ की इंटरप्रिटेशन कर दी या कोई और इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो फिर उनकी हुकूमत उस कानून और उस हुक्म के मुताबिक चलेगी। तो आसमा साहब, इस हवाले से ज़रा कयासराइयाँ तो हैं कि पता नहीं कितना प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप आएगा। अगर वज़ीर आज़म खुद भी ये कह रहे हैं, और इस वक्त जो मुआशी हालात हैं जो गैर यकीनी हैं, और ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जी अब सियासी यकीनी मुल्क को चाहिए, तो क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शन होना तो अब नबिश्ता दीवार है, इसको कैसे होना है ज़ाहिर 90 दिनों के अंदर अब नहीं हो पा रहे, लेकिन जो बेरिस्ट मिनिमम टाइम जिसको कहा जाता है वो कितना आगे जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और हाल ही में आपने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन कमीशन की, उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनको ये यकीन दिलाया है कि वो जल्द स्केड्यूल का ऐलान करेंगे। जो इस वक्त के शाज़ेब हालात हैं और वाक़यात हैं, क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है वो निगरान सेटअप कंट्रोल कर सकती है जो किसी को जवाबदेह नहीं है? ये सारा जो भी गम और गुस्सा है, जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, अगर इलेक्शन नहीं होते और ये गैर मुंतखब हुकूमत यहाँ पे रहती है, तो ये सारी जो इसका जो गम और गुस्सा होगा, इसका इजहार
निगरान सेटअप के खिलाफ नहीं होगा। ये एक बात जाहिर है कि समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये गुस्सा और गम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा। इसलिए बेहतरी इसी चीज में होगी कि 90 दिनों या उससे थोड़ा आगे ले जाया जाए, लेकिन इंतखाबात करवाए जाए। और आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमने अलामिया देखा है उसके अंदर इस बात का इंदिया दिया गया है कि हो सकता है हल्का बंदियों का काम जो है वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लिया जाए। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा उसका उस बहस में जाए बगैर कि वो 48(1) के तहत है या 57 या 58 के तहत है, जो भी है ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाके हो सकता है। लेकिन कल आज आपने देखा कि 14 मई को 2023 को इंतखाबात जो है वो होने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। एक तरफ एक पोजीशन है जो कि कोर्ट ने अपना माइंड बनाया हुआ है और दूसरी तरफ दूसरी पोजीशन है। अब ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि बीच की राह क्या होगी? और पाकिस्तान जिस तरह के मुआशी मसाइल में है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुआशी मसाइल आईनी जरूरियात से बालातर नहीं हो सकते, उसको आइन के ताबे होना चाहिए और होना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात एक बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के लिए जरूरत बन चुकी है, ताकि एक गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल खत्म हो। और अगर अदम इस्तेहकाम इसी तरह से रहा तो ये जो बिजली के बिल हैं या जो बाकी चीजें हैं ये तो एक बहाना होंगी। और ये बात साबित हो रही है कि निगरान सेटअप जो है वो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अवाम की उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा नहीं बन पाएगी। और अगर कोई ये सोच के इस निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करना चाहेगा कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत बन के जो है वो काम करे, मुआशी पॉलिसियां जहां से चल रही हैं वो पाकिस्तान को पता है वो चलती रहेंगी, लेकिन इंतखाबात की जरूरत जो है आईनी जरूरत उसको पूरा करना इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और साफी साहब, आपने खबर दी थी हमारे प्रोग्राम में कि एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि इंतखाबात हो जाएं। अगर नई मरदमशुमारी की वजह से फरवरी तक मामला जाता है तो उससे आगे ना जाएं, फरवरी में इंतखाबात हो जाएं। पाकिस्तान में आमतौर पर कहा जाता है कि जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि हर हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स मौजूद होते हैं, मुल्क की मईशत का फिर भी हमने हाल देख लिया है। अब क्या कम अज़ कम जो प्रेशर्स बन रहे हैं, जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है, उससे इदारों में भी ये एहसास है कि जितनी जल्दी हो जाए इंतखाबात उतना ही अच्छा है? देखिए, मैंने कल अपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपसे गुजारिश की थी और आज प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू में एक दूसरे अंदाज में मेरे ख्याल में उन्होंने उस बात को उसकी तौसीक कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो जाए फरवरी में या जनवरी में, क्योंकि जो नई हल्काबंदियाँ हैं अब वो भी ना सिर्फ ये कि एक बड़े हल्के का डिमांड है बल्कि CCI की मंजूरी के बाद वो एक कानूनी तकाजा भी है। तो मैं तो जितना अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के हाँ के पल्स को समझ चुका हूँ और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बताया, तो वो ना तो फरवरी से आगे जाने का है और अगर अदालत ने मजबूर नहीं किया तो उससे पहले इलेक्शन कराने का भी, क्योंकि हल्काबंदियों के लिए जितनी मुद्दत चाहिए तो मुझे तो लगता है कि यही इलेक्शन फरवरी में ही हो जाएंगे। बाकी मईशत को आप बेहतर समझते हैं, लेकिन इतना मैं सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पर मैं समझता हूँ कि जो मईशत का मामला है उसका पाकिस्तान की जो हालत है तो वो किसी निगरान से, किसी टेक्नोक्रेट से या किसी मुंतखब हुकूमत से अब ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा। जिन मुश्किलात की शिकार कल की हुकूमत थी वो आज निगरान को भी फेस करने पड़ रही है और कल जब इलेक्टेड हुकूमत आ जाएगी तो वो भी उसको फेस करना पड़ेगा। जहाँ तक पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का ताल्लुक़ है तो वो ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त ज़्यादातर इन मामलात में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट आज निगरान के दौर में भी यही है और जब नई मुंतखब हुकूमत आ जाएगी तो उस दौर में भी यही रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुआशी गैर यकीनी बहुत ज़्यादा है, रुपया मुसलसल गिर रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है, शरह सूद बढ़ने के मजीद बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। हमारे साथ माहिर मईशत खाकान नजीब साहब, मोहम्मद सुहेल साहब और खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब,
जुलाई का महीना तो बड़ा ग्रीन था स्टॉक मार्केट के लिए, तेजी थी, और अगस्त के महीने में मंदी है। हालांकि स्टॉक मार्केट ने बढ़ना शुरू किया जब हम IMF के प्रोग्राम में गए, अभी भी हैं, मगर उसके बावजूद एक तो नजर आ रहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपये में मुसलसल ब्लड बात है, बट अब स्टॉक मार्केट में भी ब्लड बात है। 2500 पॉइंट इस हफ्ते में गिर गई है, क्या हो रहा है? थैंक यू भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो रिसेंटली हुआ है वो रुपए की कदर का गिरना है। और रुपए की कदर का गिरना भी अगर 300 रुपए पे रुक जाता तो शायद वो मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि पिछली हुकूमत में भी एक दिन 300 रुपए गया था और फिर वो 285-86 हो गया था। बट ये पिछले कोई 15-18 दिन में हर रोज का इंटरबैंक का 1 रुपया और ओपन मार्केट का 1.5 रुपया गिरना, ये कोई भी मार्केट हो इसमें लोगों का पैसा चला जाएगा। और पाकिस्तान में तो 9,000 साढ़े 9,000 अरब रुपए का करेंसी इन सर्कुलेशन है। तो सारा जो पैसा है जो फारिग है, जिसका ना रिटर्न बैंक में मिल रहा है ना उसको इन्फ्लेशन हेज मिल रही है, तो वो सारा पैसा वहां चला गया है। तो ये मार्केट का कंसर्न है। और इस दफा जो डिमांड क्रिएट हो रही है करेंसी मार्केट में, वो ओपन मार्केट में या हवाला मार्केट में ज्यादा हो रही है, क्योंकि 1-2% का जो हमारा गैप होता था बिटवीन ऑफिशियल एंड ओपन मार्केट, वो कोई 5-6% का हो गया है। तो स्टॉक मार्केट के लिए IMF के होने से ये खदशा तो नहीं है कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा जो पहले हुआ करते थे, मगर ये नया खदशा है कि अगर इतनी तेजी से करेंसी गिर रही है तो सारी लिक्विडिटी वहां चली जाएगी, और इससे जो महंगाई होगी उससे हो सकता है इंटरेस्ट रेट कोई सब्सटेंशियली बढ़ जाए, जिसकी वजह से सरमायाकारों ने पिछले 1-2 हफ्ते में काफी सेलिंग की है। खाकाना जी साहब, जरा जब हुकूमत इंटरवेंशन करती थी, जैसा कि सागदार साहब करते थे, तो हमने देखा कि एक तीसरी मार्केट क्रिएट हो गई, इंटरबैंक, ओपन मार्केट, ब्लैक मार्केट। अब फिर उसको देखते हुए हमारी रेमिटेंसेस गिर गई, एक्सपोर्ट्स गिरी, IMF ने इंटरवीन किया, 1.25% 5 ट्रेडिंग सेशंस में औसत फ़र्क होना चाहिए इंटरबैंक और ओपन रेट का, जो कि अभी भी नहीं है, 5.5-6% है। मगर उसके बावजूद रुपया रुक नहीं रहा है और डॉलर बढ़े जा रहा है। एक साइकिल में फंस गए हैं हम कि अगर मैनेज करने की कोशिश करें तो फंस जाते हैं, ना करें मार्केट पर छोड़ दें, IMF कंडीशंस लगानी पड़ती हैं IMF को, क्योंकि उन्हें हम पे भरोसा नहीं है, तब भी फंसे हुए हैं। सो शाहजेब, इस वक्त आपको एक्सपेक्टेशंस और अनसर्टेनिटीज, इन दो चीजों को पहले मैनेज करना है एट द मैक्रो लेवल। ये दोनों चीजें मैनेज नहीं हो पा रही। उससे मेरा मतलब क्या है, आपको क्लियरली आना पड़ेगा कि एक फुली फाइनेंस्ड IMF का प्रोग्राम एंड वोग है। पाकिस्तान $18.5 की फाइनेंसिंग कंफर्म किए हुए है फंड के साथ, और उसके अगले 3 से 6 माह के अहदाफ क्लियरली दे दीजिए पाकिस्तानी मार्केट्स को। तो ये जो अनसर्टेनिटी की फिजा है, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं तो डॉलर जो हमारे स्टेट बैंक के हैं वो $7.8 बिलियन पे आ गए हैं। सो बता दीजिए कि ये कैसे प्ले करेंगे 3 से 6 माह में। सो तो ये पहली बात है। नंबर 2 बात ये है कि ये जो चेस कर रही है एक बहुत बड़ी मार्केट एक छोटी मार्केट को, जिसके डायनामिक्स फर्क हैं, गो बैक टू द IMF और उनको कहिए कि जो ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, या तो इसको इजी में कन्वर्ट कर दें कि हम इसको इजी लेंगे, या इसको तब्दील करें, क्योंकि ये एक चेजिंग ऑफ द मेजर मार्केट जिसमें 29 शायद बैंक हैं लाइसेंस्ड, वो एक उस मार्केट को चेज कर रही है। शायद ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। नंबर 3, जो आज स्टॉक मार्केट गिरी है उसमें चूंकि कल एक बात आई थी कि मॉनेटरी टाइटनिंग होने जा रही है, मैं सबसे कलीदी बात रखूंगा कि अथॉरिटीज को तीसरी ये चीज देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो फिस्कल टाइटनिंग है वो जरूरी हो गई है, अगर हमने संभालना है अपनी मॉनेटरी एक्सपेंशन को, जिसकी बात पहले रफीक कर रहे थे मेरे। और उससे मतलब ये है कि ये जो 7,500-8 हज़ार का फिस्कल का खसारा है ये ड्राइव कर रहा है इस वक्त मॉनेटरी सिचुएशन को, और इसको हमने संभालना है। मॉनेटरी एक्सपेंशन उस तरीके से ना संभालिए बल्कि फिस्कल के संभालिए। सो द गवर्नमेंट हैज टू कम। आखिरी चीज कहूंगा, ये जो एनर्जी सेक्टर बिलिंग है, ये जो एनर्जी सेक्टर के शॉर्ट टर्म मसाइल और मिड टर्म 3 to 6 months के हैं, कम क्लीन ऑन दिस एज वेल एंड टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और याद रखिए कि अगर 200 यूनिट तक दिल्ली के यूनिट्स को फ्री किया जा सकता है
तो फंड अनरीजनेबल नहीं होगा। एक दफा पहले आपको 200 तक रिलीफ मिल चुकी है। इफ यू कम क्लीन ऑन दीज थिंग्स, मैं आखिर में कहूंगा कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो ग्रोथ मॉडल के मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के इंडिजिनस प्रोडक्टिविटी के मसाइल हैं, वो सारे कायम हैं, पर जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं ये हल शुदा मसाइल हैं। इनका हल हम किए हुए हैं शॉर्ट टर्म में, इनको डील कीजिए और कम क्लीन विद द मार्केट्स के व्हाट वी आर अबाउट टू डू, बिकॉज दिस इज कॉजिंग द एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर फॉलोइंग। साहब, ये ज़ाहिर IMF के बाद ये तवक्को थी कि गैर यकीनी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, जो कि जुलाई के महीने में नजर आई, मगर एक ही महीना गुजरता है, डिफॉल्ट की अभी कोई नहीं बात कर रहा है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर IMF के प्रोग्राम में जाने से पहले डिफॉल्ट के बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो गए थे, मगर उसके बावजूद इंतहा से ज़्यादा गैर यकीनी पाई जाती है। शरह सूद कहाँ जाएगी, महंगाई कहाँ जाएगी, रुपया कहाँ जाके रुकेगा, स्टॉक मार्केट का क्या होगा, यह गैर यकीनी की सूरत हाल से कैसे जान छुड़ाई जाए? बहुत शुक्रिया शाहजेब। आपको याद होगा हमने जो लास्ट एक प्रोग्राम किया था आपके साथ, मैंने किया था लास्ट वीक शायद, उसमें एक चीज़ हमने पॉइंट आउट की थी कि जो डॉलर का जो बढ़ना है ना, ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि एक डॉलर के बढ़ने से पूरी इकॉनमी के मैक्रोस पे जो है इम्पैक्ट आता है। उस पर शरह सूद में भी इजाफा होने का चांस बढ़ जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का बढ़ने का, पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो डॉलर है ना, ये डिपेंडेंट अब हो गया है, जैसे मेरे कोलीग्स ने बात की है कि जैसे हमने भी बात की प्रोग्राम में कि डॉलर जो है डिपेंडेंट ओपन मार्केट पे हो गया है, और 5% ओपन मार्केट कंट्रीब्यूट करती है, 95% इंटरबैंक कंट्रीब्यूट करता है। तो ड्राइव कैसे कर रहा है ये ओपन मार्केट, इसमें हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है IMF के साथ बैठ के, कि देखें आपके साथ एक हमने पॉलिसी तय की, 1.25% का हमने प्रीमियम रखा, लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि आने वाले महीनों में रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो जाएंगी। आपको याद होगा 6 महीने पहले, 3-4 महीने पहले जब ये हुआ था कि इंटरबैंक को रोका गया था और ओपन मार्केट में रेट 260 रुपये था और इंटरबैंक में 230 रुपये था, तो आपके $2 बिलियन की रेमिटेंसेस वहां गिर गई थी। तो ऑब्वियस है कोई पाकिस्तानी क्यों भेजेगा इंटरबैंक या फॉर्मल चैनल्स के थ्रू, जब उसको ओपन मार्केट में जो है इतना अच्छा रेट मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका लॉस डाउन साइड ये है कि रेमिटेंसेस का कम होना, एक्सपोर्ट्स का कम होना, जिसकी हमेशा ज़रूरत है, उसके साथ कर्जों का बढ़ जाना और इन्फ्लेशन में कमी ना होना। तो मेरे ख्याल में सबसे पहला काम यह किया जाए, स्टेट बैंक गवर्न करे। देखें, मैं करेंसी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा या करेंसी कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो ओपन मार्केट है उसको गवर्न किया जाए कि जेन्युइन बायर एक्चुअली बाय कर रहा है, या होर्डिंग तो नहीं हो रही, स्पेकुलेशन तो नहीं हो रही, या 2-3 रेट्स तो नहीं चल रहे, इसको पहले तो कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि स्टेट बैंक अगर रेट बढ़ाता है तो फिस्कल साइड पे फिस्कल अथॉरिटीज़ का ये फ़र्ज़ बनता है कि 7,000 अरब की इस साल की बोरोइंग कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको कम किया जाए, क्योंकि उससे मनी सर्कुलेशन बहुत बढ़ रही है। 14-15% पे इस वक्त मनी सप्लाई ग्रोथ हो रही है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 18% पे पिछले साल के मुकाबले में बोरोइंग कर रही है। इससे होता ये है कि रुपये छपता है और आप फ्यूचर इन्फ्लेशन आज ही तय कर रहे हैं कि आज ही आपने फ्यूचर इन्फ्लेशन कर दी। तो करेंसी इन सर्कुलेशन 9 ट्रिलियन रुपीज़ से बढ़ चुका है। अगर उसको कंट्रोल ना किया गया तो आपकी इन्फ्लेशन ये एडेड तो होगी डॉलर की वजह से, लेकिन मनी इन सर्कुलेशन की वजह से इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी। तो और इसका एक और हल ये हो सकता है कि हम जल्द से जल्द जो SIFC हमने बनाया है, इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें $2 से $3 बिलियन एग्जिस्टिंग एसेट्स, OGDC है, PPL है, दूसरे एसेट्स हैं, इनको किसी तरह से हम डील करके अपने जो हमारे मिडिल ईस्टर्न फ्रेंड्स हैं इनके साथ कोई डील करें और इनको 25% तक हम दें, ताकि हमारे पास इनिशियल इन्फ्लो आए। इससे भी डॉलर पे जो है वो एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या गवर्न किया जा सकता है, बेहतर रेट्स मिल सकते हैं ताकि ओवरऑल इन्फ्लेशन में कमी होने की तवक्को हो। और मोहम्मद सुहेल साहब, ज़रा IMF ने ये कंडीशन लगाई थी कि जी ये जो आपने बड़ी ज़बरदस्ती कंट्रोल करके LCs ना खोल के इंपोर्ट्स को कर्टेल किया हुआ है, ये आपको खोलनी पड़ेगी। अब जब वो कर्टेल किया हुआ था, हम करंट अकाउंट सरप्लस दे रहे थे, मगर जब उसको खोला है तो हमने देखा जुलाई के महीने में $800 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आया है। क्या IMF से ये भी बात करने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम मुतहम्मिल हो नहीं सकते हैं $7.8 अरब के रिजर्व्स के साथ कि हम इंपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर खोल दें, मगर या ये खोलनी ही पड़ेंगी क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स भी इस पर डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट्स भी गिर रही थी? मेरे ख्याल में इस पे बातचीत की जा सकती है, और हमने प्रैक्टिकली देखा है बांग्लादेश जो IMF के प्रोग्राम के अंडर है वो भी अपनी LCयां रोके हुए है, वहाँ भी इंपोर्टर जो है वो परेशान है। श्रीलंका में भी केस टू केस LCयां खोली जा रही है। मेरे ख्याल में इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, और ये कोई ऐसा सख्त इक़दाम नहीं है जो IMF उसको समझे नहीं। तो आज तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी ये रिकमेंड किया है, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस ग्रुप का रिप्रेजेंट करती है, कि इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। और दूसरी भी जो चीज़ों पे मुझे लगता है IMF के साथ एंगेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि IMF
भी चैनल है। उनका परसेप्शन था कि पिछली हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी इंटरवेंशन रहती थी। अगर अभी वो चैनल चेक्स करेंगे तो उनको यही व्यू मिलेगा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उनकी इंटरवेंशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को दोबारा रिव्यू करके लागू करना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है शाहजेब साहब कि ये तो मनी मेकिंग मशीन है। लोग अपना पैसा भी नहीं डिक्लेयर कर रहे और हफ्ते का 2 हफ्ते का 10% बना रहे हैं। तो ये जो लिमिट्स हैं एक्सचेंज कंपनीज की, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। हर बंदे को करेंसी देने की ज़रूरत नहीं है। आज भी $500-800 आप लेने जाएं तो कोई आपका थंब इम्प्रेशन, कोई NIC नहीं होता और आपको पैसे मिल जाते हैं। और वही चीज़ आप जाके हवाला मार्केट में 10 रुपए ऊपर बेच देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये क्रैकडाउन शुरू होगा और ये जो गैप है जो 20 रुपए का 15 रुपए का ये कम होगा तो वो पैसा जो वहाँ जा रहा है वो फिर दोबारा से इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में IMF से बैठकर इस चीज़ पे बात की जा सकती है। एंड आई एम होपफुल कि वो जो एग्जिस्टिंग सेटअप है गवर्नमेंट का, उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली मानेंगे और रिविजिट करेंगे। खगर साहब, आपने भी कहा कि जो 1.25% इंटरबैंक ओपन मार्केट, इस पे बात की जा सकती है। जैसे मोहम्मद सुहेल साहब भी कह रहे हैं कि बाकायदा एविडेंस मौजूद है, वो चेक कर सकते हैं कि जो मौजूदा वजीर ख़जाना हैं वो कतई तौर पर मार्केट में इंटरवीन नहीं कर रही हैं, तो कम से कम इसको रिलैक्स करने की बात की जाए। मगर जो दूसरा इंपोर्ट वाला मामला है, या इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं जिस पर दोबारा IMF से बात की जाए ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा IMF के प्रोग्राम होने के बावजूद। IMF एक क्वांटिटेटिव मॉडलिंग पे सब कुछ बेस कर रहा है। पाकिस्तान का रोज मेरे ख्याल में डेली बेसिस पे जो इंटरवेंशन का डेटा है वो उनके पास मालूम है। दैट इज शेयर्ड वेरी वेरी रेगुलरली। सो जो सोहेल कह रहे हैं दैट इज टेकिंग प्लेस, दे नो एग्जैक्टली कि ये डेटा क्या है और ये रोज उनसे शेयर हो रहा है। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस पे उनसे जरूर गुफ्तगू करें। जिस तरह इंपोर्ट्स 15% नॉन एसेंशियल की है, इस पे भी उससे गुफ्तगू करें कि इसको इमीडिएटली खोलने के लिए शायद थोड़ी सी टाइम लैग जो है वो दिया जा सकता है। जो बैकलॉग कंटेनर्स का है उसको भी थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया जा सकता है। ये भी याद रखिए कि 19% ईयर ऑन ईयर जुलाई में रेमिटेंस जो है वो ड्रॉप की है पाकिस्तान की, फ्रॉम 3 बिलियन इन अप्रैल 22 to 2 billion in just these months to in July. This is not a good figure. इसका भी एक डिस्कम्फर्ट है। 803 या 809 मिलियन का इसलिए करंट अकाउंट का खसारा आया। अब जब आप इन सब चीज़ों से IMF से एंगेज करेंगे, एनर्जी पे भी एंगेज करेंगे, न्यू डेटा हैज़ कम ऑन एनर्जी। अब देखिए क्वांटिटेटिवली अगर मैं ये उनको बताऊं कि जुलाई और अगस्त के बिलों में 2 महीने का जो 7 रुपए है वो लग के चला गया है। क्वार्टरली टैरिफ जो अगला बढ़ा हुआ आ रहा है वो भी नया डेटा है जो फंड से शेयर नहीं हुआ, क्योंकि मई ये जो पुराना क्वार्टर था उसमें यूनिट्स कम यूज हुए, काइबोर बढ़ा हुआ लगा, एक्सचेंज रेट डिफरेंट लगा, ये सब चीजें तो बिल्कुल सामने आ गई थी। सो ये अब उनके साथ शेयर हुआ है। इसी तरह जो ओपन मार्केट और इसका गैप इतना बड़ा बना है, जो ग्रे मार्केट डेवलप हुई है, ये भी नया डेटा है। व्हेन न्यू डेटा कम्स इन यू कैन ऑलवेज गो बैक टू देम, ट्रीट देम एज योर पार्टनर्स। आज भी मेरा हर इंटरव्यू शाहजेब के साथ, मेरी हर कटिंग, डॉन की कटिंग, न्यूज़पेपर्स की कटिंग, न्यूज़ अखबार की कटिंग, वो देखते हैं। दे नो कि कंट्री में इस वक्त क्या हो रहा है। प्लस उनसे शेयर कीजिए कि फिस्कल को आपने कैसे संभाला हुआ है और आप क्या बेहतरी उसमें ला रहे हैं। सो कन्विंस देम। आपके बजट में देयर आर प्रोविजंस, देयर इज एन इमरजेंसी प्रोविजन आल्सो, उसमें 250 अरब रुपया पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल यूज कर लीजिए, बट द मनीज आर देयर। PSDP का कट इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर अस। इस वक्त जो एक डिस्टर्बेंस है उसको राइड आउट कीजिए, बट मिड टर्म के मेजर्स बड़े क्लियरली रखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गैस देते चले जाएं कैप्टिव को और वो कैप्टिव को सस्ती गैस देके आप वापस लेके एफिशिएंट प्लांट्स में ना लाएं। ये मिड टर्म में तो आपको करना पड़ेगा ना। IPPs जो चाइनीज हैं उनसे नेगोशिएशन खोलिए। ये क्या $15 अरब है शायद जो हमारे 17 IPPs हैं, ये काम तो शुरू कीजिए ना। और IMF को दिखाइए ना कि आप डिस्कोर्स में जो 520 अरब FY22 का नुकसान है उसको कैसे ठीक करने जा रहे हैं। लेट्स से आई गो विद ऑल दिस एजेंडा टू देम। तो आपका ख्याल है कि वो जो 8-10 हजरात हैं और खवातीन हैं जिन्होंने PhD की हुई अच्छी यूनिवर्सिटी से, हमारी तरह के पढ़े लिखे हैं, वो मेरे इस डेटे को देख के मुझे कहेंगे कि नहीं आप घर चले जाएं, हम कोई भी चीज़ तब्दील नहीं करना चाहते? ऐसा कतई नहीं होता। 13-16 में 80 अरब की टैक्सेशन उन्होंने मुझसे मांगी। मैंने उन्हें कहा मैं 40 अरब की टैक्सेशन करूंगा और 40 अरब
GIDC में से लाऊंगा। आज भी GIDC आपके पास एक बहुत बड़ी रकम है। शो देम द अदर एवेन्यूज दैट यू हैव। एक्सपेंडिचर को कट जरूर कीजिए, वरना मॉनेटरी टाइटनिंग IMF के मॉडल के मुताबिक करनी पड़ेगी। ये कलीदी बात है। सप्लाई साइड अगर शुगर की कमजोर आ रही है, कम क्लीन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान के नवंबर 15 जब तक सीजन नहीं चलता, ये क्या आपके पास सप्लाईज हैं PSMA का क्या? और खुरम साहब, ज़ाहिर है एक लैक ऑफ ट्रस्ट था जो कि पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आ गया कि वादा कुछ करते थे IMF से, उसके बाद खिलाफ वर्जी करते थे। फिर दूसरी दफ़ा इसाक डार साहब के साथ आ गया, वो तो ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर धमका रहे होते थे IMF को, आई डोंट केयर कह रहे होते थे, और उसके बाद हमें नज़र आया कि IMF ने अपनी बातें मनवाई भी और बाकायदा तौर पर मनवाई, वज़ीर आज़म को इंटरवीन करना पड़ा। क्या अब आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसा नया डेटा मौजूद है जिस पर खाकान नजीब साहब भी कह रहे हैं, और क्योंकि इंटरवेंशन नहीं हो रही है, उनके प्रोग्राम की पासदारी हो रही है, तो सर्टेन चीज़ों पर मार्केट में सर्टेनिटी लाने के लिए, आवाम को एतमाद में देने के लिए उनसे बात की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है शाहजेब। देखें एक प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि जो आज आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, उनका एक इकोनॉमिस्ट का माइंडसेट है, उनका एक बैकग्राउंड है, उनकी एक रैपो है बहुत अच्छी MD IMF के साथ। देखें ये बड़ा क्रूशल मोमेंट पे इस तरह के जो है रिलेशनशिप्स काम आते हैं, और ये हो सकता है कि हम जहाँ पे डेटा पे थोड़ा सा लैग करें, थोड़ा नहीं काफ़ी लैग कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपने रिलेशनशिप्स को यूज़ करें, वहाँ पर एक रैपो आपकी यूज़ हो, वहाँ पर जो MD IMF है वो जानती हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को, उनके साथ काम किया हुआ है, उनका पता है कि कितनी वो ट्रांसपेरेंट हैं, कितनी अपराइट हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डिस्कशन हो सकती है, रिव्यूज़ अच्छे हो सकते हैं, और एक ट्रस्ट का फैक्टर दोबारा से बिल्ड हो सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिस्कल साइड पे कितनी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि अपने डेट को कितना कम कर सकते हैं, और ये जो लॉसेस हैं 520 अरब रुपये के लॉसेस हैं, या सर्कुलर डेट का, गैस का जो सर्कुलर डेट है उसे क्लियर करना है, और फिर गैस के जो आपने कनेक्शन दिए उनको ग्रिड पर लेकर आना है, कंजम्पशन इंप्रूव करनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपोर्ट्स भी आपको खोलनी है ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंजम्पशन बढ़े। जो कैपेसिटी पेमेंट्स है ना वो 50 to 70% इस वक्त बन रही हैं टोटल आपकी जो है वो बिल प्राइस का, तो क्यों नहीं उसको जो है बढ़ाया जाए ताकि, और इंडस्ट्रियल यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज अगर कंजम्पशन बढ़ाना शुरू करें और ग्रिड पर आ जाए और प्राइस कम की जाए, उसकी वजह से आपका पर यूनिट कॉस्ट नीचे हो जाएगा, और एक अच्छा 17 रुपये बनते हैं इस वक्त, तकरीबन कम से कम 17 रुपये, जो कि 17 सेंट्स इनफैक्ट, जो कि 50 रुपये के करीब बनता है, जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स है, और 2 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट्स तो इस साल की आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप प्लान दें कि मैं टैक्सेस को अगर कम करती हूँ तो टैक्सेस मैं रिटेल से लूँगी, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से ले लूँगी, थोड़ा प्रॉपर्टी पे लगा दूँगी, थोड़ा प्रोफेशनल्स पे लगा दूँगी, थोड़े टैक्सेस, और यहाँ से अगर 150 अरब रुपये का शॉर्टफॉल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में से तो वहाँ से पूरा कर सकती हूँ। तो इस तरह की अगर स्ट्रैटेजीज़ हों, और कुछ साथ में ये फिस्कल जो है वो मैनेजमेंट की चीज़ें हों, जिसमें मैंने कहा कि आप अपने लॉसेस कम करें और डेट को बढ़ाएं, और डेट को लॉन्गर टर्म पर लेके जाएँ, जो चाइनीज़ के साथ है, चाइनीज़ का आपके साथ 60% का जो IPPs चाइनीज़ के पास है, तो ये सारा प्लान लेके जाएंगे तो, और साथ पे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अहम बात है कि फिर साथ में प्लान लेके जाएं कि हमारे पास मुतबादिल ये है, हम तैयार हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए, ट्रेडर्स पर टैक्स लगाने के लिए, बड़े ज़मींदारों पर टैक्स लगाने के लिए, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने के लिए, तब जाके आप बात कर सकते हैं। अगर उन्हें ऑल्टरनेट देंगे कि यहाँ से हम वो पैसे इकट्ठे करेंगे जो कि हम आवाम को रिलीफ की सूरत में दे रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर उस पर बात करेंगे। चीनी के नए क्रशिंग सीजन से 2 माह पहले ही चीनी का बहरान शुरू हो गया है, और यह बहरान शहबाज हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है। चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क में चीनी की किल्लत का खदशा है, और एक बार फिर 2020 का चीनी बहरान का मंजर हमारे सामने रिप्ले हो रहा है। गुज़िश्ता साल चीनी के क्रशिंग सीजन के दौरान ही शुगर मिल्स मालिकान, शुगर एडवाइजरी बोर्ड और वजारत खुराक ने हुकूमत पर चीनी बरामद करने की इजाज़त के लिए दबाव बढ़ाया। फिर इतलात आई कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत पर दबाव डाल रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वो हुकूमत को बार बार चीनी की बरामद खोलने का कह रहे हैं, और फिर चीनी की पैदावार ज़्यादा और खपत कम बताकर जनवरी में ECC से 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी ली गई, जिसके बाद मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा होना शुरू हुआ, और वो बढ़ते बढ़ते अब 185 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है। जबकि द न्यूज़ में मुनव्वर हसन की खबर के मुताबिक 14 लाख टन सरप्लस चीनी कहां गई है, इस हवाले से हुक्काम बेखबर हैं। इसलिए चीनी की स्मगलिंग से सख्ती से निपटने के लिए कोशिश की जा रही है, जबकि इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए चीनी दरामद करने के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। खबर के मुताबिक ये सब 9 लाख टन चीनी स्मगल और 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने के पेश नज़र सामने आया है, जिसके नतीजे में मुल्क में 20% सरप्लस चीनी की पैदावार होने के बावजूद चीनी की किल्लत का खदशा है। और इस सब के जिम्मेदार शुगर मिलर्स, डीलर्स, टैक्स हुक्काम और बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं।
नून लीग ऑपोजिशन में होते हुए पीटीआई की हुकूमत में चीनी की कीमत 100 रुपये फी किलो से ऊपर जाने पर तनकीद करती थी, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में जाते जाते चीनी की कीमत दुगनी कर गई है। तो इसका इल्ज़ाम भी बुरी गवर्नेंस और गैर कानूनी कारोबारी पॉलिसीज़ को दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने ट्वीट में लिखा कि नए क्रशिंग सीजन से सिर्फ 2.5 माह पहले 23 लाख टन चीनी के स्टॉक पर गलत अफवाहें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीनी की माहाना खपत 5 लाख टन से थोड़ी ही ज़्यादा है और नवंबर में नए क्रशिंग सीजन से पहले तकरीबन 10 लाख टन का स्टॉक मौजूद होगा। इसलिए चीनी की रिटेल कीमतों का बढ़ना उसके स्टॉक्स में कमी की अक्कासी नहीं करता, बल्कि यह गैर कानूनी कारोबारियों की गलत पॉलिसियों और ख़राब गवर्नेंस का नतीजा है। जबकि आज पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी ऐसा ही एक एलामिया जारी करते हुए लिखा है कि मुल्क में चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ने का तासुर दुरुस्त नहीं है और हकाइक के मुनाफी है। अदालती शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता शुगर सीजन के अख्तिताम पर पाकिस्तान के पास तकरीबन 10 लाख टन चीनी का इजाफी ज़ख़ीरा था। इस भारी सरप्लस के बावजूद हुकूमत ने सिर्फ 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। रवा शुगर सीजन के शुरू होने के बाद पाकिस्तान के पास 81.5 लाख टन चीनी का ज़ख़ीरा था, जिसमें गुज़िश्ता साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी शामिल था। चीनी की माहाना खपत 6.5 लाख टन रही है। नवंबर 2022 से जुलाई 2023 के दौरान 9 माह के लिए खपत 58.5 लाख टन रही है। बाकी 3 माह के लिए पाकिस्तान को 19.5 लाख टन चीनी की ज़रूरत होगी, जबकि पाकिस्तान में स्टॉक की दस्तियाबी 23 लाख टन है। इस वक्त चीनी की किल्लत का तासुर देना समझ से बालातर है। चीनी की कीमतों में इजाफे का ताल्लुक उसकी पैदावारी लागत में इजाफे, बैनुल-अक़वामी मार्केट और डॉलर की कीमत में इंतहाई इजाफे और स्मगलिंग की वजह से है। चीनी की स्मगलिंग से बचने के लिए अपनी सरहदों की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, लेकिन ये वजाहतें बेमायनी हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की वजाहत इसलिए बेमायनी है क्योंकि वो अपनी सदारत में चीनी की बरामद करने की मंजूरी देने के बाद मुल्क में चीनी की कीमतों और ज़खायर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। अगर चीनी स्मगल भी हो रही थी तो उनकी हुकूमत उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही, और अगर चीनी की कमी नहीं थी, सरप्लस चीनी मौजूद थी, तो फिर उनकी हुकूमत में चीनी की किल्लत पर काबू पाने के लिए उसको दरामद करने की तजवीज़ क्यों पेश की गई थी, जिसको शहबाज राना की खबर के मुताबिक उनकी हुकूमत ने निगरां हुकूमत के लिए छोड़ दिया था। जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की वजाहत पर सवाल उठता है कि जब उन्होंने गुज़िश्ता साल 300 रुपये फ़ी मन गन्ना खरीदा था, उससे चीनी बनाई थी, डॉलर उस वक्त आज के मुकाबले में बहुत नीचे था, फिर महंगे डॉलर पर चीनी बरामद कर दी और इससे डॉलर कमाए, तो अब वो मुल्क में चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे की जिम्मेदारी डॉलर के बढ़ते रेट पर किस बुनियाद पर डाल रहे हैं? और अगर चीनी उनके पास मौजूद है तो डिमांड को देखते हुए उसकी सप्लाई क्यों बेहतर नहीं है? चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? अगर बरामद करने के बावजूद चीनी मौजूद होनी चाहिए थी, तो फिर चीनी की कीमतों में क्यों काबू नहीं पाया जा रहा है? इसकी वजह क्या वाकई सिर्फ कमज़ोर बॉर्डर कंट्रोल है या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है? और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के अलावा इस सब में शुगर मिलर्स और पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत पीपल्स पार्टी का भी बड़ा किरदार है। मुबारक ज़ेब खान की एक खबर के मुताबिक चीनी बरामद करने के पीछे सबसे ज़्यादा दबाव पीपल्स पार्टी का भी था। जबकि दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता साल 1 सितंबर को साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि मुझ पर चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का दबाव था। मैंने जब स्टॉक चेक करवाया तो नताइज कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर मैं इजाज़त दे देता तो मुल्क में चीनी की कीमत 20 रुपये फ़ी किलो बढ़ जाती। मुझ पे बड़ा प्रेशर आया, बिजनेस प्रेशर, कि जी चीनी बड़ी वाफर है, एक्सपोर्ट कर दें। मैंने स्टॉक्स मंगवाए और इनका मुतालबा जायज़ था। मैं बिल्कुल कि जी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर कमा लेंगे, और बिल्कुल जायज़ मुतालबा था कि डॉलर कमा लेंगे, और एक एक डॉलर को हम तरस रहे हैं इस वक्त कि डॉलर आए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला बुलंद करे। वो 400-500 मिलियन डॉलर अगर आ सकता था तो मुझे तो बहुत खुशी होती, मगर मैंने कहा कि मैं स्टॉक चेक कराऊँ। स्टॉक चेक कराया तो कोई रिजल्ट इतना नताइज अच्छे नहीं थे कि इतने स्टॉक्स नहीं हैं। अगर मैं चीनी एक्सपोर्ट कर देता किसी भी वजह से, यहाँ पर 20 रुपए किलो चीनी की कीमत बढ़ जाती, आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बददुआएं दे रहा होता। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा जब तक कि मैं 100% मुझे यकीन ना हो जाए कि चीनी के स्टॉक्स काफ़ी हैं और चीनी एक्सपोर्ट करने से यहाँ पर कीमत नहीं बढ़ेगी। मगर फिर बरामद की इजाज़त दी, ये गारंटी लेकर दी कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी और चीनी की कीमत दुगनी हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान के तकरीबन 3 माह बाद 1 दिसंबर को साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पिछले 6 माह से कह रहा हूँ कि चीनी बरामद करो, 1 अरब डॉलर्स की चीनी आपके पास पड़ी है। अब ज़रा हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता बरस सिंध और पंजाब में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने नवंबर के आखिर तक गन्ने की क्रशिंग शुरू ही नहीं की थी, क्योंकि उनकी शर्त थी कि हमें चीनी बरामद करने की पहले इजाज़त दी जाए। फारूक सिंधु की गुज़िश्ता साल 23 नवंबर की खबर के मुताबिक पंजाब में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से 25 नवंबर को क्रशिंग शुरू करने से मना कर दिया है। खबर के मुताबिक किसानों ने 300 रुपये फ़ी मन गन्ने की सपोर्ट प्राइस और 25 नवंबर को क्रशिंग के आगाज़ के ऐलान के बाद फसल की कटाई शुरू कर दी थी, लेकिन शुगर मिलर्स ने गन्ना खरीदने से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मिल्स को तब तक गन्ने की क्रशिंग शुरू करने से मना कर दिया था जब तक
हुकूमत चीनी बरामद करने की इजाज़त नहीं दे देती, जबकि किसानों का कहना था कि वो हज़ारों एकड़ ज़मीन पर गन्ने की कटाई कर चुके हैं और मिलर्स की जानिब से गन्ना ना खरीदने से वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं। जबकि इस दौरान शुगर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत के साथ चीनी बरामद करने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी, जबकि उस वक्त के वज़ीर खुराक तारिक बशीर चीमा पहले ही ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके थे कि चीनी बरामद करने से मुल्क में इसकी कीमतों में इजाफा होगा। जबकि वो साल था जब सैलाब से फसलों की पैदावार भी मुतासिर हुई थी, किसान परेशान थे, मगर शुगर मिलर्स किसानों से गन्ना नहीं खरीद रहे थे और हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे कि पहले चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। जबकि मोहम्मद हुसैन खान की 16 नवंबर 2022 की खबर के मुताबिक सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को अपने मेंबरान को 29 नवंबर को क्रशिंग शुरू करने का कहा, लेकिन शुगर मिल्स एसोसिएशन ऐसा करने में हिचकिचा रही है और सिंध में अक्सर शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं शुरू कर रही हैं। जबकि अब तक गन्ने की सपोर्ट प्राइस का भी ऐलान नहीं किया गया है। खबर के मुताबिक सिंध की एक शुगर मिल ने सपोर्ट प्राइस के ऐलान से भी पहले 10 नवंबर से ही किसानों से गुज़िश्ता साल की 250 रुपये फी मन की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीद कर क्रशिंग का आगाज़ भी कर दिया था। जबकि इसी खबर में बताया गया था कि 10 नवंबर 2022 तक भी सिंध शुगर केन कंट्रोल बोर्ड गन्ने की सपोर्ट प्राइस का तयन नहीं कर सका था। जबकि शुगर एडवाइजरी बोर्ड का मानना था कि गन्ने की सपोर्ट प्राइस 350 रुपये फी मन होनी चाहिए, क्योंकि सैलाब से किसानों को पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन बाद में चीनी की सपोर्ट प्राइस 300 रुपये फी मन रखी गई और क्योंकि इस कीमत का ऐलान देर से किया गया था, तो कुछ शुगर मिल्स ने पिछले साल के सस्ते रेट पर गन्ना खरीदकर पहले ही क्रशिंग का आगाज़ कर दिया, जिससे किसान को नुकसान हुआ और शुगर मिल्स का फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। फिर 15 दिसंबर के ACC के इजलास में, जिसकी सदारत उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कर रहे थे, उसमें 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई। फिर 3 जनवरी 2023 को मज़ीद 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई। वो भी इस शर्त पर दी गई कि मुल्क में चीनी की कीमत 80 से 85 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ नहीं करेगी। फिर फरवरी से जुलाई तक जब 2,21,294 मेट्रिक टन चीनी बरामद कर दी गई, जिससे मिलों को फ़ायदा भी हुआ। जबकि मुल्क में चीनी की कीमत जनवरी में 92 रुपये फ़ी किलो की औसत से बढ़कर कई शहरों में अब 185 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है और पाकिस्तान चीनी बरामद करके अब दरामद करने का सोच रहा है और दरामदशुदा चीनी 220 रुपये फ़ी किलो की पड़ेगी। और ये साल में हो रहा है जब पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होने का दावा किया गया था, अपनी एक्सपोर्ट कर दी, महंगी इंपोर्ट करने जा रहे हैं और आवाम 185 रुपये फ़ी किलो की चीनी खरीद रहे हैं। इरा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।